तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास की टाइमिंग एवरीडे 6 PM टू 8 PM रहेगी। क्लास अगर किसी दिन आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप अगेन उस क्लास को देख सकते हैं, प्रॉपरली क्लासेस विजिबल हैं। ओके, सबसे पहले जो जैसे हमने कहा कि 8 से 9 दिन का हमारा जो प्लान है, कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ने का प्लान है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ने का प्लान है 8 to 9 डेज का। उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे 2 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी, 18 आवर्स की क्लासेस होंगी इसमें, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सिस्टम की इंट्रोडक्शन एंड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जैसे जैसे डिवाइसेस का इवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्लीट जो एक मॉडर्न सिस्टम बन करके तैयार हुआ, विच इज़ वेरी फास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को हैंडल कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हम इसमें डेटा के टाइप्स, इंफॉर्मेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स, इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस क्लास में। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मतलब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ये 7th क्लास है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 8 है। 9th है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। यूजर इंटरफेस, जैसे कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, GUI, तो ये तमाम चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिजोल्व होगा, तो पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है। PDF इसी में मिलेगा, आपके चैट बॉक्स में ही PDF आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी फाइल को अटैच भी कर दिया जाएगा आपके क्लास के सामने। जब भी आप ओपन करें एनी टाइम, तो वो लास्ट में आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आज का क्लास है, जो स्टार्टिंग है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। सबसे पहले आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का जो मेजर फंक्शंस होता है, ठीक है, मेजर फंक्शन होता है, वो क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब इनपुट के लिए किसी कमांड, किसी इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट कहेंगे, और इनपुट, ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज आर द मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब मेजर फंक्शनलिटीज यहीं से होते हैं। तो यहां पर इनपुट के लिए जो डिवाइस यूज होता है, दैट इज इनपुट डिवाइस। अब अगर आपसे कहा जाए प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या है, तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड एंड माउस। ये आपको आता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको आता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे। ओके, मेजर फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? मेजर फंक्शंस, ठीक है, मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस। अगर आपसे कहा जाए प्राइमरी इनपुट डिवाइस, तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड एंड माउस। मीन्स इसके बिना कंप्यूटर जो है इनकम्प्लीट है, एक कंप्यूटर सिस्टम ही तैयार नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? अब प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले बात की, जिस कंपोनेंट के पास प्रोसेसिंग एबिलिटीज होती है, वही कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्रेन ही है ऐसा पार्ट है जो प्रोसेस कर सकता है, रॉ डेटा को, इनपुट को इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप काम कर सकता है। तो यहां पर प्रोसेस कहने का मतलब इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी इनपुट प्रोवाइड किया जाए, तो इसको प्रोसेस करना और उसके बाद आउटपुट में चेंज करना। सपोज जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो डेटा होता है, डेटा मतलब एनी इंस्ट्रक्शंस, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा कहलाता है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर डेटा को
प्रोसेस करने के बाद उसे मीनिंगफुल बनाया जाता है। तो आउटपुट का मतलब डेटा बिकम व्हाट, डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। आप लोग ध्यान केवल इस पे दीजिए, ठीक है। आप लोग ध्यान, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखने का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है, तो ना तो अभी आपके पास डाउट्स होंगे ना कुछ, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो चुका है, और उसके लिए भी मेजर डाउट्स के लिए एक टाइम दिया जाता है। स्टडी प्लान में लिखा हुआ है कि इस दिन हम पूरी डाउट्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक सब कुछ चलेगा, बशर्ते आप लोग चैट बॉक्स में लिखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अभी तो पढ़ना है, ठीक है। पहले पढ़ाई करना है, उसके बाद ही तो कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है मीनिंगफुल डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल डेटा को ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो डेटा को जैसे ही प्रोसेस किया जाता है तो डेटा बिकम्स व्हाट, इंफॉर्मेशन, और वही आउटपुट है। और आउटपुट को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज चाहिए, ठीक है। यहां पर जब स्टोरेज की बात हो रही है तो सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है। प्रोसेसिंग के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान जिस स्टोरेज की जरूरत पड़ती है वो मेन मेमोरी होता है। क्या होता है? मेन मेमोरी। तो यहां पर एक ओवरव्यू को समझते हुए चलना है, आगे तो हम पूरे ब्लॉक डायग्राम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए स्टोरेज के लिए आप कह सकते हैं कि स्टोरेज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार का होता है, बट प्रोसेसिंग के लिए जो स्टोरेज चाहिए वो मेन मेमोरी चाहिए, मतलब रैम चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे स्टोरेज का मतलब क्या होता है। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क, जैसे HDD है, ठीक है, SSD है, और बाकी बहुत सारे चीजें जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, जैसे CD-ROM है, DVD है, एंड ऑल फॉर डेटा इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, ठीक है। पेन ड्राइव्स है, ETC, ठीक है। और प्राइमरी आपको पता है कि यहां पर रैम एंड रोम, ठीक है। एक एक चीजों के बारे में हम समझेंगे। तो कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट, आपको समझना क्या है कि कंप्यूटर जो एक्रोनिम होता है। अब हमारे एक स्टूडेंट बहुत ही कंसर्न थे कि सर आप ऐसा फॉर्मेट दीजिए जो प्रिंटेबल होगा। तो ध्यान रखा गया है, बट बेसिकली क्या होता है ना कि ड्यू टू विजिबिलिटी कुछ येलो कलर्स का और ब्लैक का यूज किया जाता है, जैसे हमने इसको किया बस समझने के लिए। इसका प्रिंट आउट ना भी लोगे, ये समझ में आ जाए माइंड में तो बहुत बहुत है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, मैं जितना बता रहा हूं फिलहाल उतना ही समझना है। जो बातें नहीं बता रहा हूं, जैसे मेमोरी है तो मैं मेमोरी का अलग टॉपिक है, सब चीज बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज क्या है। कि इनपुट आपका इनपुट डिवाइस, प्रोसेस कौन करता है? तो प्रोसेसर करता है। प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर करता है, और इसलिए तो कहा जाता है कि जो CPU है वो क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है CPU, क्योंकि प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो CPU के पास है, ठीक है। एंड आउटपुट एंड देन आफ्टर स्टोरेज। क्लियर है यहां पे? अब यहां आप एक चीज देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने स्कूल में या बहुत ही मतलब बचपन में पढ़ा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं ताकि आप लोग एडजस्ट हो जाए हमारी लैंग्वेज से, इस चीज को समझने से, और ये अपने आप क्या होगा, स्पीड पकड़ लेगा 1 से 2 दिनों में, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। MC गुलसाद अवेलेबल रहेगा भाई, ठीक है। मैं बीच बीच में देख लिया करूंगा, ठीक है। हाँ, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले जो यहां पर टर्म लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। जैसे आप पढ़ते हैं ना, वो अनऑफिशियली लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कॉमनली ऑपरेटेड, ठीक है, मशीन। तो ये सब चीज है, ये एक बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है, वो वैसे है, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है। यहां देखिए, कंप्यूटर का कोई एक्रोनिम जो है, कोई एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर इटसेल्फ क्या है? कंप्यूट शब्द से डिराइव हुआ है। आखिर इसकी नीड क्या है?
फास्ट कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर की जरूरत है, दैट्स ऑल। कंप्यूटर इनिशियली किस बनाया गया था, उसका मकसद क्या था? कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फास्ट करे। धीरे धीरे बहुत सारे चीजों को प्रोसेस करने लगा सिस्टम अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन। तो यहां पर क्लियरली क्या हमने मेंशन कर दिया है? हमने मेंशन कर दिया है कि कंप्यूटर इज नॉट एक्रोनिम। ये एक्रोनिम नहीं है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है? आपको ये याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द जो बना वो कंप्यूट शब्द से बना, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है? तो कैलकुलेशन, फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर जो है शब्द बना, ठीक है? लैपटॉप पर एक्सेस कर सकता हूं, बिल्कुल सावन राज जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? एंड संगणक, अच्छा फरहत कह रही है संगणक, गुड। एंड सर 40 मार्क्स पर तो फोकस करना है आपको, क्या लगता है 40 मार्क्स का सिलेबस टाइम पे? बिल्कुल होगा राहुल ठाकुर जी, आपको अभी शायद अंदाजा नहीं है, सब कुछ होगा और अच्छे से होगा। नंबर ऑफ आवर्स रखा गया है प्रॉपरली, ध्यान में आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है? दिलीप कह रहे हैं सर प्लीज फोकस ऑन टॉपिक्स। दिलीप टॉपिक्स पे ही फोकस है, बट हमें थोड़ा सा, आज फर्स्ट डे है तो क्वेरीज को थोड़े बहुत लेने पड़ेंगे, ठीक है? अब क्या करोगे, तरीका यही है। क्वेश्चंस बिल्कुल होंगे, आज फर्स्ट डे है, बिल्कुल होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे ये शब्द आपको पता चल गया, तो कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है। अब आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, इस ब्लॉक डायग्राम से कुछ डेटा डिराइव करना है, ठीक है? जैसे सबसे पहले आपको समझना है, जो चीजें मैंने ऑलरेडी कुछ बेसिक बताया उसी पे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब यहां पर आप देख रहे हैं डेटा, ठीक है? डेटा इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन। डेटा क्या है? इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर कोई भी कमांड आप कंप्यूटर को पास करते हैं तो आपके पास माध्यम है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ही माध्यम है, चाहे वो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो आप बोलते हैं तो आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, तभी वो प्रोसेस करता है, ठीक है? जो वॉइस रिकॉर्डर है। इसी तरीके से अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए। तो विदाउट इनपुट डिवाइस वी कैन नॉट सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया आपका, यहां पर आप देख पा रहे हैं, दैट इज इनपुट, ये इनपुट डिवाइस हो गया। अब इसमें माउस, कीबोर्ड, ईटीसी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब यहां पर आप देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा हमने कहा कि सीपीयू क्या है? सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हो गया आपके कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है, जिसका काम है प्रोसेस करना किसी भी इंस्ट्रक्शन को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। कंप्यूटर इज कैपेबल टू एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ध्यान सुनिए, एक एक चीज मैं बताऊंगा, स्पीड कैसे मापी जाती है, क्वेश्चंस कैसे कैसे कहां से आएंगे, सब चीज प्लीज कंसंट्रेट, ठीक है? समझिए, आपको आता है तब भी लिखने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स में आता है, एकदम शांति से सुन लीजिए, ठीक है? अब यहां पर देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सी डिवाइसेस मिलके सीपीयू बना होता है। तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एज वेल एज द मेन मेमोरी, ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे, ये जो आप यहां पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम यहां पर एंड हो रहा है, ठीक है? ये एंड है, इसको ध्यान से देखिए। तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहा जाएगा, ठीक है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज एएलयू। अब यहां पर आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट करता क्या है। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन आप पास कर रहे हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, इसका मतलब है कि कंट्रोल यूनिट फेच कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, FETCH हम बोलते हैं इसे। फेच करना मतलब किसी इनपुट को, किसी इंस्ट्रक्शन को इन्वोक करना, ठीक है? और कंट्रोल यूनिट मॉनिटर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट मॉनिटर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है? तो यहां पर है ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? और जैसे ही इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट फेच कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस करने के लिए कर रहा है,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तो यहां पर कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन इस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। तो पहली बात तो फेच करना, ठीक है, फेच करना तो आप समझ गए ना कि वहां से इंस्ट्रक्शंस को लेकर के सेव करना। उसके बाद द सेकंड थिंग इज डिकोड। आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में क्या करना पड़ता है, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, तो दो काम होता है, और डिकोडिंग के लिए देयर आर वेरियस टेक्निक्स यूज्ड, जो हम डेटा रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेच करना और डिकोड करना ये फंक्शन किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। आप समझ गए यहां तक, दो बातें याद रखना है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फेच करके डिकोड करके, यहां से देखिए यहां पर ये लाइन बना हुआ है, ठीक है, फेच करके डिकोड करता है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स एएलयू क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। एएलयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब आप कहिएगा कि एग्जीक्यूट कैसे करता है एएलयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन किसे कहा जाता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दैट इज अर्थमेटिक, ठीक है, क्लियर। लॉजिकल ऑपरेशंस मींस जैसे आपने देखा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेशंस। तो चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या लॉजिकल हो, एएलयू क्या करता है, उसे परफॉर्म करता है। अब इन दोनों को किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, ठीक है, अब यहां पर दो बात आपको बार बार आ रहा है, जैसे आ रहा है प्रोग्राम, एक शब्द क्या आ रहा है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, याद रखिएगा आप लोग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। एंड प्रोसेस किसे कहा जाएगा, प्रोसेस कहा जाएगा अ प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन, ठीक है, अ प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ध्यान से सुनिएगा तो दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएगा। अ प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन, अंडर एग्जीक्यूशन मतलब जो प्रोसेसिंग के दौरान हो, मतलब प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा हो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। इसका मतलब टेक्निकली अगर हम बात करें, मतलब नॉर्मली बात करें, टेक्निकली तो डिफरेंस है, नॉर्मली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। नॉर्मली क्या है, वही प्रोग्राम ही तो प्रोसेस है, समझ रहे हैं ना। बट प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन के दौरान होता है, इसका मतलब वो कहां पे होता है, वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हो रहा होता है, और कंट्रोल यूनिट और एएलयू के हेल्प से वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इस तरीके से ऐसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, और कंप्यूटर सिस्टम केवल एक इंस्ट्रक्शंस तो एग्जीक्यूट नहीं करता है ना, एक बार में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब क्या है कि हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू। सीपीयू को क्या चाहिए, हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन चाहिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड दोज हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस आर नोन एज रजिस्टर्स। उसे क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स कहा जाता है। आप समझ गए रजिस्टर क्या है। अब यहां देखिए रजिस्टर किससे मिलकर बना होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर होता है, जैसे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को आपने पढ़ा हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लॉजिक गेट इज अ स्मॉल सर्किट, स्मॉल सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लॉजिक गेट कहते हैं। एक लॉजिक, आप यहां पर देखिए, उसमें उसके हेल्प से आपका बना होता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बीट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब स्मॉल मेमोरी यूनिट, ठीक है। आप यहां पर एक बात समझिए, फ्लिप फ्लॉप इज अ स्मॉल
मेमोरी स्टोरेज, अगर सबसे छोटा कोई मेमोरी स्टोरेज है तो वो फ्लिप फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर आप समझिए, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली 1 बिट, और बिट आपको पता है कि या तो 0 या 1। अब ऐसे में रजिस्टर एक हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने बस इतना ही बताया है, केवल अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रजिस्टर है क्या? कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप अगर 1 बिट इंफॉर्मेशन सेव करता है तो रजिस्टर आर कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, या सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो यहां पर क्या होगा, मल्टीपल बिट ये इंफॉर्मेशन सेव करेगा। मान लीजिए 64 बिट रजिस्टर, आपने सुना ही हुआ है, आप कंप्यूटर में आप फीचर देखते हैं तो आता है ना कि 128 बिट रजिस्टर आता है। तो 128 बिट रजिस्टर कहने का मतलब कि देयर आर 128 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड टू डिजाइन दैट रजिस्टर। और ये रजिस्टर क्या सपोर्ट करेगा? ये हाई स्पीड मेमोरी प्रोवाइड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी प्रोवाइड करेगा। ओके, आप समझ गए कि नहीं समझे? हाई स्पीड मेमोरी प्रोवाइड करेगा, जो बहुत जरूरी है। और ऐसे रजिस्टर्स को टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, वो अलग पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम यहीं पे इसको विराम देते हैं कि रजिस्टर क्या है, हाई स्पीड मेमोरी। तो यहां पर आपको लग रहा है कि नहीं, रैम जो होता है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो आप ये समझिए कि रैम और सीपीयू के बीच में रजिस्टर भी यूटिलाइज होता है, रजिस्टर को ही यूज करता है सीपीयू। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या है? रैम है और रोम है। तो रैम क्या करता है? रैम केवल उसी डेटा को होल्ड करता है जो प्रोसेस हो रहा है। और रैम क्या है? एक वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये हम डायग्राम को समझ रहे हैं, ना कि हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे हैं, ना कि रैम को मैं सारी चीजें बता दूं। इतना बात तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। आप ये समझिए कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रैम में जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा रहता है उसको सीपीयू रैंडमली एक्सेस करता है। मतलब उसको कहीं से कोई भी इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर सकता है व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और ये टेम्परेरी बफर करता है। बफर कहने का मतलब ये होता है टेम्परेरी। बफर करना मतलब टेम्परेरी होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पर समझना है कि रैम इज अ वोलेटाइल। रैम को परमानेंट पावर सप्लाई चाहिए। रैम जैसे ही कंप्यूटर ऑफ, रैम का डेटा क्या खत्म। लेकिन रोम में, रोम इसलिए जरूरी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस के लिए परमानेंट कुछ डेटा सेव करने की नीड होती है। एंड उस प्रकार के प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को यहां पर रखा जाता है जो एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं। तो वो हो गया रीड ओनली मेमोरी। इट मींस कि बाद में केवल उसे रीड किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे इरेज नहीं किया जा सकता, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आप लोग, बहुत लोग यूट्यूब पे भी हमसे पढ़ ही रहे थे, हमने बताया था कि बायोस के सेटिंग्स होते हैं। तो बायोस हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। And basic input output system is required to, in order to make interface between the operating system and the hardware। ठीक है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इंस्टॉल हो और रन हो पाए, तो उसको हम कहेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। समझ गए आप लोग? और बायोस को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही सेव किया गया है, और इसलिए इसे क्या कहा गया? फर्मवेयर कहा गया। क्या कहा गया? फर्मवेयर कहा गया। गॉट इट? आप लोग मुझे बताइए, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? कहीं कोई तकलीफ? तकलीफ मतलब कि जो पॉइंट में चर्चा करूं उतना ही, हाँ, उसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो वो सवाल, तो ये पूरा ही सवाल ही यहाँ पे खड़ा किया गया है। ठीक है, वो बाद में। ठीक है,
बट हाँ, अब एक चीज और है, हाई स्पीड मेमोरी मीन्स, अभी मैं आपको समीर उसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। जो एक्सेस करना, डेटा को एक्सेस करना फास्ट हो, ठीक है, मतलब रीड राइट ऑपरेशन जो होता है ना डेटा का, जिस मेमोरी में फास्ट होता है वो उसके हिसाब से वो फास्टेस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात और समझना है, फर्मवेयर बायोस के सेटिंग्स कहां पे होते हैं? फर्मवेयर में होते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना है, इसका नाम ही है फर्मवेयर। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है। मतलब जब आप सिस्टम लेके आते हो तो ऑलरेडी उसमें क्या रहता है? इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फर्मवेयर। अब सवाल बीच में मैं देख रहा हूं आ रहा है कि सर कैश मेमोरी क्या है, ठीक है, उस पर मैं आता हूं। आप यहां पर देखेंगे बायोस के सेटिंग्स परमानेंटली सेव रहे, इसके लिए परमानेंटली बैकअप की नीड होती है, और वो बैकअप एक बैटरी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए कि वो एक बैटरी ही है, ठीक है। तो यहां पर रोम में अटैच होता है सीमॉस। क्या अटैच होता है? सीमॉस। सीमॉस को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब एक बात और यहां पर समझना है, कई बार क्या मतलब रैम जो है ये पूरा काम विदाउट कैश मेमोरी भी हो सकता है, लेकिन इन ऑर्डर टू इनहांस द स्पीड ऑफ मेन मेमोरी, कैश मेमोरी का यूज जो किया जाता है वो भी किसके किसके बीच किया जाता है? ये देखिए, इसका यूज कंट्रोल यूनिट एएलयू यहां पे करता है रजिस्टर का, लेकिन इसके बीच में मेन मेमोरी और रजिस्टर के बीच में यहां पर कैश भी होता है। कैश का काम क्या है? यह हेल्प करता है रैम को। ध्यान से समझिए, ये किसको हेल्प करता है? रैम को हेल्प करता है। रैम के स्पीड को एनहांस करता है। कैसे एनहांस करता है? कि जो डेटा बार बार रजिस्टर के हेल्प से ही एक्सेस होगा मेन मेमोरी, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर के हेल्प से ही क्या करेगा? इसको एक्सेस करेगा। लेकिन ऐसे कुछ डेटा होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, जैसे इनपुट डेटा। ऐसे फ्रीक्वेंटली यूजफुल डेटा को यहां पर कैश मेमोरी में बफर किया जाता है, ठीक है। अगेन वो जाएगा कैश मेमोरी के थ्रू ही रजिस्टर में, तो रजिस्टर के हेल्प से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। कैश मेमोरी तो डेटा को होल्ड कर रहा है जहां से रजिस्टर के हेल्प से एक्सेस कर रहा है सीपीयू। आप समझिए। तो यहां पर हाँ, दरअसल सामान्य प्रकार के प्रश्नों में आपसे जब पूछा जाएगा तो आपसे यह पूछा जाएगा कि कैश मेमोरी इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, क्योंकि सीपीयू और रजिस्टर का रिलेशन अलग है। सीपीयू विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर प्रोग्राम को यूज करता है, एग्जीक्यूट करता है, विदाउट रजिस्टर नहीं होगा। बट सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में भी एक फास्टेस्ट मेमोरी होता है जिसे कैश मेमोरी कहेंगे। लेकिन मेमोरी हायरार्की में अगर हम बात करें, हायरार्की में कहा जाता नहीं सबसे बड़ा कौन है, उससे उससे दूसरे नंबर पे कौन है, तो रजिस्टर ही सबसे बड़ा आएगा। आप समझ गए ना? मेमोरी हायरार्की में कहा जाएगा कि रजिस्टर इज अ फास्टेस्ट, ठीक है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में रहे, अगर आपके सामने ऑप्शन में कैश मेमोरी है, आपके ऑप्शन में रहे रैम, आपके ऑप्शन में हार्ड डिस्क, और फिर आपसे पूछा जाए कि विच इज द फास्टेस्ट, तो आप वहां तो कैश ही कहेंगे ना। आप समझिए, क्वेश्चन के हिसाब से समझिए। बट यहां पर अगर रजिस्टर दिया रहे, कैश दिया रहे, मेन मेमोरी रैम दिया रहे और हार्ड डिस्क दिया रहे, इसका मतलब रजिस्टर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रजिस्टर। आप समझ गए कि नहीं समझे? बताइए, दोबारा बताऊं। समझ गए? मतलब
यहां हो गया रजिस्टर, इसके नीचे हो गया कैश, इसके नीचे हो गया रैम, इसके नीचे हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव या एनी अदर ड्राइव। ठीक है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ठीक है, दोबारा बताइए, विकास कह रहे हैं दोबारा। विकास यहां इसको देखिए, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब चलिए मैं आसान भाषा में बताता हूं। मान लीजिए खाना बना हुआ और किचन में रखा हुआ है। ठीक है, खाना बना हुआ और किचन में रखा हुआ है, और किचन से निकाल दिया थाली में, तो किचन इज ए सेकेंडरी स्टोरेज। थाली में रख दिया तो वो क्या हो गया, वो हो गया मेन मेमोरी। ठीक है, और उसको हाथ में लेकर के खा लिया, मतलब मुंह में वो आ रहा है, तो मुंह में भी तो कुछ जगह है जो उसको चबाने में काम आ रहा है, तो वो मुंह वाला जगह जो है ना, वो रजिस्टर है। थाली जो है वो मेन मेमोरी है, और किचन जो है वो क्या है, वो हार्ड डिस्क है। अब बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया? अब यहां पर अभी भी नहीं बुझाया। एक कह रहे हैं सर कैश मेमोरी है, कहां गया कैश, कहां गया, मैं बताता हूं। अब मान लीजिए कि किचन से भोजन थाली में है और थाली से आप खा रहे हैं, लेकिन आपके थाली में रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए होता है, तो प्लेट में मम्मी अलग रखती है ना, कि किचन से दौड़ के लाना पड़ेगा, जैसे आपको कुछ कम पड़ गया, जैसे पापड़ चाहिए एक और, तो एक थोड़ा सा प्लेट में मम्मी रखती है कि अगर मांगेगा एक्स्ट्रा तो इसी में से दे देंगे, किचन में नहीं जाएंगे, तो वो कैश मेमोरी हो गया। आप समझ गए? अभी नहीं समझ में आया तो कोई नहीं समझा सकता। ओके, समझ गए? सीपीयू रजिस्टर के कांटेक्ट में रहता है डेफिनेटली। मतलब उसमें से देखिए कुछ रजिस्टर, एक रजिस्टर नहीं होता, कुछ रजिस्टर कंट्रोल यूनिट यूज करता है, जो मैं आगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ाऊंगा। कुछ रजिस्टर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट यूज करता है, और कुछ रजिस्टर एएलयू यूज करता है। जैसे एक मैं बता देता हूं, जैसे एक होता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक एक्यूमुलेटर जो होता है वो, उसको कहा ही जाता है प्रोसेसर रजिस्टर, क्योंकि एक्यूमुलेटर का प्रयोग जो है एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जो एक्सिलरी स्टोरेज लिखा गया है, एक्सिलरी स्टोरेज इज नथिंग बट परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, ठीक है, या आपका एसएसडी है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो हम लोग यहां पर थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहां पर आपको सबसे पहले दिख रहा है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन आपको दिख रहा है। फर्स्ट कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय नन अदर देन चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। तो यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में। चार्ल्स बेबेज आप लोग बहुत जानते भी हैं कि चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली थोड़ा सा आपको याद रखना है कि फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन को इन्होंने डेवलप किया था, जिसे कहा जाता है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन वाज कंसीव्ड बाय
चार्ल्स बेबेज, इनका ये ड्यूरेशन है, ठीक है। और 1812 में conceived the idea of an advanced computing machine to calculate and print mathematical tables in 1812। तो ये है, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। आपको दिख रहा है, क्लियर दिख तो रहा होगा। अब हम बात करेंगे थोड़े से फीचर्स की, कंप्यूटर सिस्टम के फीचर्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि स्पीड एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कंप्यूटर को यूजफुल बनाता है। अगर स्पीड ना रहे, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो, ठीक है, वो क्या होता है। वीडियो नहीं दिख रहा है? वीडियो बिल्कुल ओके है, आप लोग कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो इज ओके। ओके, यहां पर आप देखेंगे द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड में ये मापा जाता है। ओके, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि जब तक कुछ बात ना हो, चैट बॉक्स में कुछ लिखने का मतलब है नहीं, क्योंकि मैं उसको देख नहीं पाता हूं अभी, मतलब मैं देखता हूं, लेकिन मैं अगर उसको देखूंगा तो क्लास नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना, इतने लोग हैं, किसका किसका मैं चैट देखूंगा। इसको हम लोग देखेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न है तभी। ओके, तो उसमें कुछ भी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको नहीं दिख रहा है वो रीज्वाइन करिए। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अब यहां पर आप देखेंगे, जैसे अगर मिली सेकेंड में मापा जाए तो मिली सेकेंड क्या होता है। यहां पर देखिए ये -3 हो गया, बट 10⁻³ है। 10⁻³ मतलब 1/1000, ठीक है। 10⁻³ मतलब 1/1000। ये है माइक्रो सेकेंड, ठीक है, नैनो सेकेंड, पिस्को सेकेंड, ठीक है। तो कंप्यूटर के स्पीड को मापा जाता है किस में, मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड एंड पिस्को सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर आप समझना है कौन सा कंप्यूटर किस स्पीड से काम करता है, वो उसके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम किस स्पीड से काम करेगा, ठीक है। तो यहां तक तो आप समझ गए। नवीन सिंह, क्या इशू है आपका? वीडियो इज नॉट विजिबल, आप रीज्वाइन करिए। वीडियो विजिबल है, वीडियो सबके लिए विजिबल है, आप रीज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को। प्रमोद कुमार, मैं आपके कंसर्न को समझ रहा हूं, आप एनसीईआरटी सिलेबस जानना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके स्टडी प्लान में वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, तो दोबारा से लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कौन सा टेक्नोलॉजी किस कंप्यूटर में यूज हुआ है, उस पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर। जैसे अगर हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो इसमें स्पीड क्या था, ये वैक्यूम ट्यूब यूज होता था इसमें, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग, एंड द स्पीड वाज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर कुड परफॉर्म 5000 एडिशंस एंड 300 मल्टीप्लीकेशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर क्या है, बहुत ही लिमिटेड, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है, कंप्यूटर का जो स्पीड था बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, और इसमें यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स। बट बात इतना समाप्त नहीं हो रहा है, अभी आपको समझना है सबसे पहले कि इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे वो एनईएक था, ठीक है, एनईएक था, इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड
कंप्यूटर। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी अगर इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनईए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो यहां पर आपको समझना है कि एनईए कंप्यूटर एक फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जिसको जॉन मॉली एंड जे प्रेस्पर स्कर्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो एनईए क्या था? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक है, देखिए सबको वीडियो दिख रहा है। ये प्रॉब्लम्स अगर आप करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी सब चीज रिजॉल्व किया जा रहा है। आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए, यहां से सब कुछ ठीक है। आप रीज्वाइन कर लीजिए। एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन फ्रॉम हियर। यहाँ नेटवर्क दुरुस्त है, यहाँ सिस्टम दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है। आपने लॉगिन प्रॉपर किया हुआ है। आपको क्लास अगर एक्सेस शुरू से हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर पढ़ाई के बाद अगर प्रॉब्लम हुआ तो देखिए यहाँ पे सभी लोग का आ रहा है कि विजिबल है। ठीक है, वीडियो इज विजिबल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। गौरव, प्रियंका क्लियर है। ठीक है, ठीक है, गुड। तो चलिए, तो ठीक है, फिर कोई मैसेज की नीड ही नहीं है। अगर ठीक है तो मैसेज ही ना करिए। ठीक है, तो एनईए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, इसका इन्वेंशन हुआ था वो 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। तो इसको आप लोग लिख चुके हैं। ठीक है, ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसी जनरेशन के दौरान जो है वो आपका यूनिवैक भी डेवलप हुआ था। मतलब एनईए का अपडेटेड वर्जन क्या है? यूनिवैक। ठीक है, जो आपको यहां पर एनईए दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसी का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो है यूनिवैक। तो यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसको भी डेवलप किया गया था जे प्रस्पर स्कॉट, ठीक है, एंड जॉन मॉली के द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं कि एनईए का ही अपग्रेडेड वर्जन जो है वो यूनिवैक था। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझना है कि एनईए यूनिवैक से तो क्वेश्चन आता ही है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर का यूज हुआ था। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर मतलब जहां पर डेटा को मेमोरी में होल्ड किया गया था, वो ईडीएसएसी था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक, इसी पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये था ईडीएसएसी, जिसके बारे में आपको थोड़ा पॉइंट याद रखना है। ईडीएसएसी
EDSAC. EDSAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और इसमें एक बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर, जिसे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, इसे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था जॉन वॉन न्यूमैन। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, आपको याद रखना पड़ेगा, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर दिया था। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। अब यहां पर आप स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सबसे पहली बात कि एक प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिकली बाइनरी फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब है कि डेटा इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है और उसे प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो डेटा कैन बी, यहां पर इसको याद रखना है कि डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, एंड दैट कैन बी प्रोसेस्ड, दैट इज नोन एज स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर। ओके, गॉट इट? अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर्स। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड थे? ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे। और इनका क्या था? सबसे पहली बात याद रखना, पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर। एंड ऑपरेशन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गया एंड इट वाज मेजर्ड इन द माइक्रोसेकंड। एंड अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म 1 मिलियन एडिशंस पर सेकेंड। मतलब ट्रांजिस्टर्स के आविष्कार से क्या है, थोड़ा फास्ट हो गया है। ठीक है सर जी, क्या हो रहा है? क्या हो गया मनीष यादव जी, बताइए। वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो 360 पे नहीं चल रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी पे चलाइए ना। फिर देखिए अभी हमारे पास मैसेज आ रहा है कि एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल की। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो आईबीएम आपको पता है कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, खासकर कंप्यूटिंग की दुनिया में, कंप्यूटर्स के सर्वर्स की दुनिया में, मेन फ्रेम्स की दुनिया में। तो आईबीएम 7094 सीरीज, आईबीएम 7094 सीरीज जो था ये इस पर बेस्ड था। ठीक है, कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में, जैसे ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे दूसरा IBM 1400 सीरीज, IBM 1400 सीरीज। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, उसके बाद आप देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था? इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था। और आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्वी
एंड रॉबर्ट नोई। जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नोई ने क्या किया था? आविष्कार किया था किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का। और इंटीग्रेटेड सर्किट के बेस पे JAI के है ये, ठीक है। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट के यूज से जो कंप्यूटर बनाया गया था वो यूनिवैक ही था। क्या था? यूनिवैक ही कंप्यूटर था। बट यूनिवैक का एक वर्जन 1108 था। यूनिवैक 1108 था जो इस पे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आता है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, आपको यहां पे लिखा हुआ भी है। ओके, आप यहां पर एक बार थोड़ा सा देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन जैक किल्वी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज का हो गया, इसलिए सिस्टम का साइज भी छोटा हो गया, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोसेस करना। अ सिंगल आईसी चिप में कंटेन थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स, हजारों ट्रांजिस्टर का यहाँ पे यूज हुआ। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट के से प्रोसेस स्पीड जो है वो काफी इनहांस हो गया, ठीक है। IBM 360, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्यूटर जिसने ये जो है आप कह सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर जो है सबसे पहले यही आया था, IBM 360। IBM सिस्टम्स, ठीक है, यूनिवैक 1108, यूनिवैक AC 9000 सीरीज, ये सब चीजें, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, मतलब बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट पे ये बेस्ड था, ठीक है। एंड हाँ, इट्स 370 रिटेन, IBM 370। नेक्स्ट आप देखेंगे फोर्थ जनरेशन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। फोर्थ जनरेशन सिस्टम जो एक हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम अब हम यूज करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंशन था माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट थाउजेंड ऑफ आईसीज। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट में हजारों इंटीग्रेटेड प्रोसेसर्स में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए, और इसलिए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट वाज डिजाइंड, ठीक है। एंड साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज यूजुअली 1 स्क्वायर इंच। इट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? IBM पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, IBM का पर्सनल कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है। एप्पल का मैकिंटोश है। ये सब एग्जाम्पल है जो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड सिस्टम से। माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंटर जो थे मार्सियन ई हफ थे। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? मार्सियन ई हफ के द्वारा, ठीक है। तो मार्सियन ई हफ याद रखना है, ठीक है। मार्सियन ई हफ ने, हॉफ एक्चुअली लिखते हैं HOFF, मार्सियन ई हॉफ के द्वारा, MARCIAN, मार्सियन ई हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया। माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी फास्टेस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, और हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर जिसमें LSI या VLSI का यूज किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर आ रहा है सब कुछ। अब किसी किसी को थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहले थोड़ा सा इसको करते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में देखता हूं, ठीक है। लास्ट में इसको रिजॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स या व्हाटएवर, ये प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा एग्जीक्यूट हो, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन व्हाट? एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज को समझे। जैसे आज स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं तो हमारे आवाज को वो कमांड के तौर पे लेता है और फिर उसे आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स कि इट वर्क्स ऑन द नेचुरल प्रोग्रामिंग।
नेचुरल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो ये 5th जनरेशन है। क्या है? 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें AI एक्सपर्ट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकग्निशन है। ठीक है, ये सब बेस्ड ऑन व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है, अब यहां पर कुछ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स को मैं देख लेता हूं, डाउट्स को देख लेता हूं, और उसके बाद उसको फिर हम लोग क्लास को क्लोज कर देंगे। मतलब आज क्लास 1.5 घंटा चलाएंगे, मतलब 7:30 तक। ठीक है, 7:30 तक क्लास चलेगा, उसके बाद हम आज इसको कर देंगे। ठीक है, ऑफ कर देंगे। और ये थोड़ा बहुत जो इश्यूज आया होगा, बैकएंड टीम पूरी काम कर रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं कि अगर किसी को कोई इशू आया है वो सब कुछ मैं दिखवा लेता हूं। ठीक है, तो इस आज मैं थोड़ा सा आपके एंड से कोऑपरेशन चाहूंगा, बिकॉज देयर आर वेरी बिग क्राउड और सिस्टम इज वेरी वास्ट। सिस्टम की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि एडेप्टिबिलिटी नहीं होती है ना किसी टेक्नोलॉजी की। जैसे आप लोगों ने पहली बार लॉगिन किया, कई फीचर्स आपको उसमें नहीं पता चल रहा होगा। ठीक है, तो वो अपने आप 1-2 दिन में पता चल जाता है, मतलब ठीक है, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहां पर फर्स्ट, यहां पर अब ये जरूरी नहीं कि आज हमने ये सारा चीज पढ़ाया, बट इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर, पहला प्रश्न है, पेरिफेरल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर एनी डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम, लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम, अ प्रोग्राम कलेक्शन, अदर ऑफिस इक्विपमेंट नॉट एसोसिएटेड विद द डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहां पर जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट का यूज क्या होता है? एनी डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, उसी को कहा जाता है पेरिफेरल। नॉर्मली इट कैन बी अ इनपुट डिवाइस, इट कैन बी अ आउटपुट डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस हो सकता है, आउटपुट डिवाइस हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ अ मेमोरी चिप इज वोलाटाइल इट विल, अगर कोई मेमोरी है जो वोलाटाइल है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सप्लोड इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, लूज इट्स कंटेंट्स इफ पावर टू इट इज टर्न ऑफ, be used for data storage only, and be used to both read and write data। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मेमोरी चिप अगर वोलाटाइल है तो इट लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। सो ऑप्शन बी क्या है? इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मदरबोर्ड इज द circuit board that houses peripheral devices, same as the CPU chip, the first chip that is accessed when the computer is turned on, circuit board that contains a CPU and other chips। तो मदरबोर्ड क्या है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स अ CPU एंड अदर चिप्स इज नोन एज मदरबोर्ड, इसे मदरबोर्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेक्शन ऑफ द CPU दैट selects, interprets, monitor the execution of program instructions, memory, register unit, control unit, ALU। The section of the CPU that selects, interprets and monitor the execution of program instruction is known as control unit। इसे क्या कहा जाएगा? कंट्रोल यूनिट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ASCII होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा?
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC। क्वेश्चन में भी देखिए कुछ पूछा गया है, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, मतलब वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, तो आप आंसर क्या करेंगे, ENIAC करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर या स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे पहला कंप्यूटर कौन सा था जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था, तो उसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमॉन। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे मैं 2-3 बार तो खुद ही रिपीट करता हूं, ठीक है, सो दैट आप याद रखिए कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा बेस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और बिगिनिंग से ही थोड़ा सा ठीक रहता है, मेंटली हम लोग उस ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर क्या है, EDSAC। तो EDSAC क्या है, द फर्स्ट computer based on stored program concept, and stored program concept was given by what, stored program procedure was given by जॉन वॉन न्यूमॉन। किसके द्वारा दिया गया था, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर करिए। ठीक है, यहां पर पूछा गया कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, सीपीयू, सिमुलेटर एंड कंपाइलर। तो यहां पर केवल दो ही आपसे पूछा गया, ट्रांसलेटर तो यहां दो ही है, एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करता है, किसी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कंपाइलर मशीन लेवल लैंग्वेज में, होल प्रोग्राम एट ए टाइम, ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम, व्हेन वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम, पहली बार लैपटॉप, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या था, क्वेश्चन 6 का आंसर था, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक, हु डिजाइन, तो ये था जे परस्पर स्कर्ट एंड JW मौली, ऑप्शन सी था, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी था, ठीक है। आंसर टिक करना भूल गया, बाकी सारा कहानी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंपाइलर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड। सेवन का इंटरप्रेटर, एक सेकेंड,
6 इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम, मतलब एक ही बार में तो कंपाइलर ही होगा, ठीक है। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस, तो ये था इप्सॉन के द्वारा पहला लैपटॉप इंट्रोड्यूस किया गया था। इप्सॉन कंपनी के द्वारा पहला लैपटॉप 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दैट वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहां पर पूछा गया है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अदर जनरेशन में क्या फर्क है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहां पे मुझे पता था सब लोग का आंसर डी होगा, बट डी इज नॉट राइट। यहां पर क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब हम कहते हैं तो इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, ठीक है। साइंटिफिक कोड नहीं होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो एडवांस्ड है, ठीक है। साइंटिफिक कोड यहाँ कुछ यूज नहीं हो रहा है। और ओप्स क्या, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुके हैं, तो केवल ओप्स तो हम नहीं कह सकते ना। तो यहां पर ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। द लैंग्वेज, ठीक है, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। The language that the computer can understand and execute is called. तो मशीन लैंग्वेज होगा, ठीक है। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज। तो आप समझ गए यहां तक।